सभी को नमस्कार। मैं राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट से असिस्टेंट प्रोफेसर बिन्नी साहू। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में जानेंगे। देखिए, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली के अगर हम सोर्सेस की बात करें कि हमें इसके बारे में कौन से साहित्यिक ग्रंथ से जानकारी मिलती है, तो उसके अंतर्गत है जियाउद्दीन बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही। इसके अंतर्गत हमें अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली कहें, चाहे मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कहें या राशनिंग पद्धति कहें, इसके नाम से भी हम इसे जानते हैं। देखिए, अगर हम बाजार नियंत्रण प्रणाली को जानें तो उससे पहले हमें उसके बाजार नियंत्रण प्रणाली के उद्देश्य भी जान लेने चाहिए कि आखिरकार अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों लागू की। आखिरकार उसे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वह बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाए। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी है, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। माना जाता है कि सल्तनत की सबसे बड़ी सेना 4,50,000 के आसपास उसकी सेना थी। तो इस सेना को बनाए रखने के लिए, इतनी विशाल सेना को बनाए रखने के लिए तथा राजकोष पर कम दबाव रखने के लिए कि अगर सेना ज़्यादा होगी तो राजकोष पर दबाव ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सैनिकों को अधिक से अधिक वेतन देना पड़ेगा। तो इसलिए राजकोष पर भारी दबाव न बने, इसलिए उसने विशाल सेना को बनाए रखने के लिए ये पॉलिसी अपनाई, या दूसरे हम शब्दों में कहें कि स्थायी सेना बनाने के लिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया। नंबर 2 बात है व्यापारियों पर नियंत्रण हेतु। देखिए, व्यापारियों पर नियंत्रण का संबंध है कि अलाउद्दीन के आसपास के जो क्षेत्र के अंदर जो व्यापारी थे, उन व्यापारियों पर कठोर नियंत्रण रखने के लिए या व्यापारी किस नियम से व्यापार कर रहे हैं और किस मूल्य पर वस्तु को बाहर क्रय कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, उस पर कर दे रहे हैं, नहीं दे रहे, इस प्रकार से व्यापारियों पर नियंत्रण रखने के लिए उसने ये पॉलिसी अपनाई। तीसरी है वस्तु मूल्य में हो रही वृद्धि को रोकना, कि अलाउद्दीन का उद्देश्य था कि व्यापारी वर्ग द्वारा चालाकी से विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न साधनों से मतलब कि कर को रोकना, टैक्स बचाना, टैक्स की चोरी करना। इसलिए उसने वस्तुओं के मूल्य में हो रही वृद्धि भी वो आवश्यक था कि अगर वो टैक्स बचा देगा या जो टैक्स की चोरी कर रहे हैं, ऐसे में अगर वस्तु का जो मूल्य है वो एक फिक्स निर्धारित कर दिया जाएगा, तो ऐसे में व्यापारियों पर भी आसानी से नियंत्रण किया जाएगा। अगला बिंदु है मानवीय उद्देश्य। मानवीय उद्देश्य के अंतर्गत हम बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी है वो जनता को भलाई के उद्देश्य से या जनता की भलाई के उद्देश्य से वह बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपना रहा था। ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है अलाउद्दीन द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाने के लिए, ये ताकि जनता को उचित दामों पर वस्तुएं उपलब्ध हो सके। अगला बिंदु है प्रणाली का क्रियान्वयन। प्रणाली के क्रियान्वयन से तात्पर्य क्या है कि आखिरकार उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को किस प्रकार लागू किया। उसके लिए सबसे पहले अलाउद्दीन ने इस नई बाजार व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए गए। जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख ए फिरोज शाही में बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन ने सुई से लेकर के तलवार तक के दाम निश्चित कर दिए गए। इसके अतिरिक्त अनाज, तिलहन, चावल, घी, गुड़, भैंस, बकरी, दास आदि की उसने एक दर निश्चित कर दी गई। उसी दर से, उस फिक्स रेट से ही बाजार में वस्तुएं प्राप्त होती थी। इसके लिए उसने सरकारी गोदाम बनाए और जो अधिशेष रहता था उसको उस गोदाम में रखना शुरू कर दिया गया। इन विशाल गोदाम के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में संग्रह किया गया और संकटकालीन स्थितियों में कौन सी वस्तु किस अनुपात में वितरित की जाएगी,
ये भी व्यवस्था उसने की, जो कि वर्तमान की जो राशनिंग पद्धति है उससे काफ़ी मिलती जुलती है। इस प्रणाली को क्रियान्वयन के लिए उसने कई नए पद सृजित किए गए। इसके अंतर्गत उसने एक सबसे बड़ा बाजार का एक विभाग बनाया जिसे दीवान ए रियासत कहा जाता है। उसका एक अध्यक्ष बनाया गया। उस अध्यक्ष को रियासत ए ममालिक कहा गया। रियासत ए ममालिक की सहायता के लिए अनेक सदस्य थे। उनमें एक प्रमुख था शहनाए मंडी, कि दिल्ली के व्यापारी अगर कोई बेईमानी कर रहे हैं या किसी प्रकार से दूसरे लोगों को धोखा दे रहे हैं, इनकी जांच के लिए उसने शहनाए मंडी व्यक्ति नियुक्त किया गया था। मलिक कबूर को उसने अनाज मंडी का शहना बनाया था और मलिक याकूब को दीवान ए रियासत का अध्यक्ष यानी रियासत ममालिक बनाया था। इसके अलावा 2 अन्य पद भी उसने सृजित किए गए, जिसमें था बरीद ए मंडी और मनिहान। बरीद ए मंडी शहनाए मंडी की सहायतार्थ एक जांच अधिकारी होता था जो खुफिया विभाग तथा गुप्तचर विभाग के लिए कार्य करता था, और मनिहान भी इससे संबंधित होता था, जो सुल्तान को शहनाए मंडी, अगर मान लीजिए, देखिए इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि यदि शहनाए मंडी एक जांच अधिकारी था जो अगर अपने पथ भ्रष्ट हो जाए तो उस पर नियंत्रण रखने के लिए उसने मनिहान नामक व्यक्ति को लगाया गया, जो कि शहनाए मंडी की जांच करके सुल्तान को उसकी रिपोर्ट बना देता था। इससे क्या होता था, फ़ायदा क्या हुआ कि जो नवसृजित जो पद हैं या जो नए अध्यक्ष या अन्य जो शहनाए मंडी हैं उनको भ्रष्ट होने के चांस बहुत कम मिलते थे, क्योंकि प्रत्येक, जिसे हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस की बात कि एक दूसरे को चेक भी हो रहा है, शक्ति का संतुलन भी हो रहा है और कार्य भी हो रहा है। इस प्रकार से 9 पद उन्होंने क्रियान्विति के लिए सृजित किए गए। इसके बाद अगला हम बात करेंगे कि इस प्रकार से उसने उसको क्रियान्वयन करा। क्रियान्वयन के लिए उसने क्या करा, बाजार के अंदर सभी वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए गए और निश्चित रेट पर ही उसे सैनिक खरीदते थे, और उसके लिए उसने एक पृथक से विभाग बनाया और इन विभागों में ये व्यक्ति लगाए। अब हम बात करते हैं इस प्रणाली के लाभ की। इस प्रणाली के अगर हम लाभ की बात करें तो सेना पर राजकोष का दबाव खत्म हो गया, यानी कि इतनी भारी जो सेना बनाई उसके लिए राजकोष पर अतिरिक्त जो रकम खर्च करनी है उसका दबाव नहीं पड़ा, क्योंकि सैनिकों का दाम फिक्स कर दिया गया और वस्तुओं का दाम भी फिक्स कर दिया गया। इस प्रकार क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के जो अनेक अभियान थे, चाहे उत्तर भारत की विजय हो चाहे दक्षिण भारत की विजय करो, अनेक जो सैनिक अभियान है उसके लिए उसे स्थायी सेना की प्राप्ति हुई। आगे हम बात करते हैं इस पद्धति के दुष्प्रभाव की। राशनिंग पद्धति है, इसके अगर कोई दुष्प्रभाव भी निकले हैं तो वो कौन से निकले हैं। देखिए, इसके हम बात करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत कूटनीतिक शासक था। उसकी जो पॉलिसी है वो आज भी हम राशनिंग पद्धति के अंतर्गत देखते हैं। तो इसकी हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या हुआ कि दिल्ली का व्यापार है वो क्या हो गया, चौपट हो गया। कि दिल्ली के आसपास जो मुल्तान के और इनके जो व्यापारी हैं वो सामान बेचने आते थे, लेकिन वस्तुओं के दाम निर्धारित होने के कारण उन्होंने इस क्षेत्र के अंतर्गत अपना सामान देना बंद कर दिया गया, क्योंकि व्यापारी लाभ की प्रवृत्ति या मुनाफे की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही कार्य करता है, इसलिए वो व्यापार क्या हो गया, चौपट हो गया। नंबर 2 बात है दोआब के किसानों को नुकसान। अब दोआब के जो किसान हैं वो भी प्रेरित होते थे अधिक से अधिक अनाज पैदा करने के लिए या खेती करने के लिए, लेकिन जो उनसे एक्स्ट्रा जो अनाज होता था, जीन्स होता था, उसको उसे सुल्तान के पास एक निश्चित रकम के रूप में या बिल्कुल कम मूल्य पर उसको देना पड़ता था, इसलिए दोआब के किसानों को भी नुकसान हुआ। नंबर 3, सैनिकों में भी असंतोष। सैनिकों के असंतोष की अगर हम बात करें तो सैनिकों में भी इस बाजार नियंत्रण प्रणाली का काफ़ी असंतोष आ गया, क्योंकि उनका भी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने से उनका वेतन क्या हो गया, निश्चित हो गया, और उस निश्चित से वेतन में उनकी क्या कर दी गई, आने वाले समय में वेतन में कमी कर दी गई,
ताकि वो कम मूल्य में उसी क्षेत्र में उसी चीज़ में काम करे और उनके पास भी मुनाफे की प्रवृत्ति उपलब्ध ना हो। नंबर 4 है व्यापारियों में भी असंतोष। देखिए, व्यापारी को मैंने आपसे पहले भी कहा था कि व्यापारी जो होते हैं वो लाभ की प्रवृत्ति से कार्य करते हैं। उसमें भी असंतोष इसलिए अधिक मिल जाता है क्योंकि उन्हें अपनी जो या तो नाम मात्र का मुनाफा या निर्धारित मूल्य पर ही वस्तु को देना पड़ेगा सुल्तान को, या उस क्षेत्र के लिए या इस पद्धति को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मुनाफा जो पद्धति है उस पर आघात होने लगेगा। अगला बिंदु है किसानों एवं आम जनता में असंतोष। माना जाता है कि ये जो व्यवस्था है दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में केवल सैनिकों के लिए ही निर्धारित थी। ऐसे में क्या था, किसानों को और आम जनता को इस पद्धति का लाभ नहीं मिल रहा था। उन्हें निर्धारित मूल्य पर ये वस्तुएं नहीं मिल रही थी, इसलिए उनको भी असंतोष था कि ये व्यवस्था केवल सैनिकों के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वस्तुएं क्या है उन्हें निर्धारित मूल्य पर प्राप्त नहीं हो रही थी, अन्य मूल्य पर उन्हें प्राप्त हो रही थी। अगला बिंदु है अलाउद्दीन तक ही सीमित। देखिए, अलाउद्दीन तक सीमित से मतलब क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी जब तक जीवित रहा तब तक ये पॉलिसी बहुत अच्छे से चलती रही, इसकी क्रियान्वित चलती रही। लेकिन अलाउद्दीन के पश्चात हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में या सल्तनत काल के इतिहास में हम ऐसी पद्धति का उल्लेख नहीं मिलते हैं। देखिए, अगर हम इस पद्धति का कंसाइज करें या हम इसके कोई निष्कर्ष पे पहुँचे तब भी हम ये कहेंगे कि यह पद्धति अलाउद्दीन खिलजी के समय तक तो अच्छी चलती रही, लेकिन अलाउद्दीन के पश्चात जो आपको पता है अलाउद्दीन के बाद उस मुबारक शाह खिलजी हैं जो खिलजी साम्राज्य के पतन की ओर उसे लेके जा रहे हैं, या हम कहेंगे अलाउद्दीन के पश्चात उसका कोई योग्य उत्तराधिकारी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या होगा कि पद्धति केवल अलाउद्दीन तक ही सीमित रह गई और आगे हम इसका कोई भविष्य नहीं देख पाए। इस प्रकार जो अलाउद्दीन की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है उसके बारे में आज हमने चर्चा की है। देखिए, इसका मेजर प्रश्न आ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली को समझाइए। यह प्रश्न इसके आ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का निबंधात्मक प्रश्न ये आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नियंत्रण प्रणाली के लाभ व दोष बताइए। या छोटे लघुत्तरात्मक प्रश्न में आ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली उसको संक्षिप्त में बताइए। अति लघुत्तरात्मक में की हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है उसके 2 लाभ बताइए। या शहनाए मंडी क्या है, दीवाने रियासत क्या है, मनीहान क्या है। इस प्रकार से प्रश्न उसमें पूछे जा सकते हैं।